राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जिन बच्चों ने टीजीटी की तैयारी कर रखी है या तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे निवेदन किया था कि मैडम आप टीजीटी का सिलेबस हमें पूरा करवा दीजिए। बच्चों, एक एक करके मैं सिलेबस पूरा करवा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। पहला जो टॉपिक था आपका पौष्टिकता की संरचना, ये मैंने आपको करवा दिया था। आज के दूसरा जो टॉपिक है आहार की संरचना एवं कार्य, इस पर मैं आपको बताऊंगी कि आहार की संरचना और कार्य क्या है। जब हम आहार की संरचना की बात करते हैं, आहार मतलब जो हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, चाहे दाल खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं, दूध पिएं, छाछ पिएं, मांस मछली अंडा खाएं, जो कुछ भी हम खाते हैं वो आहार कहलाता है। और इसकी संरचना अगर हम देखते हैं कि संरचना मतलब इसकी बनावट, यही है ना, स्ट्रक्चर। तो जब हम आहार की संरचना देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इसमें 7 पोषक तत्व हैं। संरचना में 7 पोषक तत्व ही आएंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, तो जो भोजन में कार्बोज की मात्रा ज़्यादा रहती है उससे हमें ऊर्जा मिलता है। पहले वीडियो में भी बताया था आपको कि सभी प्रकार के अनाज हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता रहती है। मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। कौन कौन सा? सभी प्रकार के अनाज तो हम सब खाते हैं। आप रोटी खाएं, चावल खाएं, मड़ुआ खाएं, रागी खाएं, ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, जो कुछ भी खाते हैं, मक्का खाएं, तो जो अनाज के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। इसके अलावा गुड़, चीनी, जड़ और कंद वाली सब्जियां, मीठे फल जैसे बनाना है, आपका अंगूर है, इनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता रहती है। आलू, शकरकंदी, इनमें प्रचुरता रहती है। गन्ने का शक्कर, गन्ने का रस, इनमें प्रचुरता रहती है। चीनी है, मिश्री है, जो आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता रहती है और इनसे हमें मुख्य रूप से मिलता है ऊर्जा। खाने के लिए, खाने के बाद हमें मिलती है ताकत। आप खुद ही एहसास करते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं या सोमवार का व्रत करते हैं, किसी और चीज़ का व्रत करते हैं, तो हम क्या पाते हैं? क्या पाते हैं बताओ? हम भले बहुत फ्रूट ले लेते हैं खाने में, दूध भी ले लेते हैं, लेकिन जब हम अनाज नहीं ग्रहण करते हैं तो शरीर में एक वीकनेसेस सी आती है। तो अनाज क्या है? हमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वह जब टूटता है, जैसे हम जो रोटी खाते हैं, जो चावल खाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाता है तो टूट जाता है सरलतम यूनिट में, सबसे छोटा यूनिट में टूटता है। और टूटने के बाद देगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। अब ये सारी चीज़, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये जब हम आपको डाइजेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। और पहले वाली वीडियो में, अगर आप पिछले वाली वीडियो में देखोगे तो मैंने डाइजेशन पर पूरा क्लास लिया हुआ है, जिसमें आपको बताए हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, मोनोसैकेराइड टूटता है, तो 2 भाग ग्लूकोज बनाता है। मोनोसैकेराइड का, मोनोसैकेराइड जो है ना, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है? गैलेक्टोज टूट करके मोनोसैकेराइड बनाता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और पहले के वीडियो में भी आपको बताया हुआ कि जब अनाज टूटता है तो क्या देता है। डाइसैकेराइड टूटेगा तो मोनोसैकेराइड बनाएगा। नेक्स्ट, जब कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। और इसी तरह से वसा, फैट, जो हमें मिलेगा घी में, मक्खन में, ऑयल सीड्स में, तेल में, सभी प्रकार का तेल, आप जो भी तेल खाते हैं, चाहे रेपसीड का तेल खाते हो, सरसों का तेल खाते हैं, सनफ्लावर का तेल खाते हैं, मूंगफली का तेल खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं, जिनकी भी तेल आप खाते हैं
उनसे आपको वसा मिलती है। और वसा जो है वह एनर्जी का कंसंट्रेटेड सोर्स है, ऊर्जा शांत स्रोत है। वसा ऊर्जा का शांत स्रोत वसा है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना ऊर्जा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा, 2 गुने से भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। मतलब 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए और 1 ग्राम आप वसा लीजिए, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितनी ऊर्जा आपको मिलती है उससे कहीं दुगना से भी थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा आपको वसा से मिलती है। और इसका उदाहरण आप खुद एहसास करते होंगे। अगर आपने घी के हलवा खा ली, घी के मालपुए खा लिए, घी की बनी मिठाइयाँ खा ली, या तेल का छना हुआ तला हुआ पकौड़े खा लिया, या कोई और चीज़ खा ली, तो आप देखोगे कि रूखी रोटी खाने के पश्चात या चावल दाल केवल खाने के पश्चात आपको भूख लग जाएगी। लेकिन अगर आपने घी की बनी हुई हलवा खा लिया, घी के बना हुआ आपने मालपुए खा लिए, या तला भुना हुआ कोई भी कचौरी खा लिए, समोसे खा लिए, तो आपको देर से भूख लगेगी। आप खुद ही इस चीज़ को एहसास करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट है उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, उससे दोगुने से भी ज़्यादा मतलब 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। वसा किस में मिलता है? स्रोत मैंने आपको बता दिया, सभी प्रकार के तेलों में, तेल बीजों में वसा की मात्रा पर्याप्त रहता है। और किस में मिलेगा? घी, तेल, मक्खन में। ये इसके रिचेस्ट सोर्स हैं, मेन स्रोत हैं वसा के। अब आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य काम है मेंटेनेंस करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना। इसका उदाहरण आप देखो कि छोटा सा बालक, जो नन्हा सा बालक रहता है, उनको अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है तो कुपोषित नहीं होते हैं और वो धीरे धीरे उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है। और जो नन्हा सा बालक जन्म के समय 3-3.5 किलोग्राम का होता है, वही बालक 15-16 साल की अवस्था को प्राप्त करते करते पूर्ण युवा बन जाता है। अगर लड़का है तो युवक बन जाएगा, लड़की है तो युवती बन जाएगी। जो दूसरे पर निर्भर रहती थी या रहता था, वो अपने स्वयं अपने कार्यों को करता है और दूसरे को भी मदद करता है, सामाजिक कार्यों में भी सहयोग देता है। तो प्रोटीन का काम है ऊर्जा प्रदान करना और प्लस शरीर की वृद्धि और विकास करना। लेकिन प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, बुद्धिमानी का काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन का जो रिच सोर्स है वो है आपको कौन सा? मूंगफली, सभी प्रकार की दालें, मांस, मछली, अंडा और महंगे मेवे, आलमंड है, बादाम है, सूखे मेवे में इनकी प्रचुरता ज़्यादा रहती है। और जब आप प्रोटीन युक्त ज़्यादा ग्रहण करेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, तो खास करके वृद्धों और बच्चों के लिए उनके किडनी पर ज़्यादा असर पड़ेगा। किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो किडनी पर भी जोर पड़ता है। और जो प्रोटीन युक्त आहार होते हैं वो महंगे भी होते हैं। दूध मान लो कि 50 रुपये किलो है। 1 किलो दूध अगर पी भी लेते हैं पूरे दिन रात में, तो उसका मुख्य काम क्या है? ऊर्जा देना नहीं है। उसका मुख्य काम ऊर्जा देना नहीं है। अगर आपने दूध के साथ रोटी लिया है, दूध के साथ चावल खाया है, दूध के साथ अनाज, कोई भी अनाज लिया है, तो अनाज तो ऊर्जा देने का काम करेगा। और जो आपने दूध लिया है जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता है, वो आपके शरीर की वृद्धि और विकास करने का काम करता है। तो समझ गए? और 1 ग्राम प्रोटीन से उतना ही ऊर्जा मिलता है जितना कि आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और जब प्रोटीन टूटता है तो देता है वो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बनता है। उसका सरलतम यूनिट, प्रोटीन का सरलतम यूनिट अमीनो अम्ल है। और एनर्जी का ये उतना ही एनर्जी प्रदान करता है जितना कि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। लेकिन इसका काम शरीर का मेंटेनेंस करना है, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करनी है, ये इसका काम है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं रहती है या नहीं हम ग्रहण करते हैं जिस दिन भोजन,
उस दिन हमारे शरीर की पेशियां, कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन की बनी होती हैं। सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो कोशिकाएं, मांसपेशियां टूटती हैं और एनर्जी हमें प्रदान करती हैं। या जो हमने प्रोटीन खाया हुआ रहता है दूध के रूप में या ड्राई फ्रूट के रूप में या मावा के रूप में या किसी अन्य चीज़ के रूप में, उस स्थिति में प्रोटीन ही ऊर्जा देता है। लेकिन हमें ऊर्जा किससे प्राप्त करनी चाहिए? हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से और फैट से प्राप्त करनी चाहिए। प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं करना चाहिए। प्रोटीन का जो मुख्य काम है शारीरिक वृद्धि और विकास करना, उस काम में प्रोटीन को लगे रहने देना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद आता है विटामिन। तो विटामिन क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है, जिससे हमें रोगों से सुरक्षा मिलती है, रोगों से हमें बचाव होता है। ये काम हमारा खनिज लवण और विटामिन करता है। खनिज लवण और विटामिन कभी भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है, बल्कि मेंटेनेंस का भी ये काम कर लेता है। और दूसरा, रेगुलेटरी फंक्शन करता है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन करता है। प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन ये खास करके शारीरिक तापक्रम, जल संतुलन, रक्त का थक्का बनना, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन गति का ठीक प्रकार से चलना, हृदय का धड़कना, ये सारे काम हमारा कौन करता है? ये प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन करते हैं। और विटामिन भी मैंने पहले भी बताया था, विटामिन भी दो प्रकार का होता है, एक जल घुलनशील होता है, दूसरा वसा घुलनशील होता है। तो जल घुलनशील विटामिन विटामिन बी है और सी है, और वसा घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। और उन वीडियो को आप ध्यान से देखना जिसमें हमने हर एक विटामिनों के बारे में विस्तार से बताया है। तो विटामिन का क्या काम है? प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्टिव फूड के रूप में काम करता है ये। खनिज लवण, इसके बाद आता है, मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, प्रोटीन के बारे में बता दिया, वसा के बारे में बता दिया, विटामिन के बारे में बता दिया। अब आते हैं मिनरल्स के बारे में। तो जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, वो खनिज लवण का भी काम है प्रोटेक्शन देना। किसको? रोगों से। किसको? बॉडी को, हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यही मुख्य काम है किसका? मिनरल्स का। मिनरल्स में जैसे मान लो कि हमारे आहार में लोहा नहीं है, आयरन नहीं है, तो हमें रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। हमारे आहार में अगर कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है, मैंगनीज नहीं है, कॉपर नहीं है, कई सारे माइक्रो एलिमेंट्स नहीं है अगर हमारी बॉडी में, इसकी आवश्यकता अत्यंत कम होती है हमारी बॉडी में, बल्क में आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम सूक्ष्म रूप में आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, मैंगनीज नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, कॉपर नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, कैल्शियम फास्फोरस नहीं मिलेगा, आयोडीन नहीं मिलेगा, तो उनकी कमी से होने वाले रोग हमारी बॉडी में हो जाएंगे। तो मिनरल्स जो है वो हमारे आहार में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है। और अगर हम फूड के माध्यम से उसको नहीं ले पाते हैं, आहार के माध्यम से नहीं ले पाते हैं, तो हमें सप्लीमेंटेशन के रूप में लेना पड़ता है, ऊपर से हमें लेना पड़ेगा। जैसे आयरन की गोली लेते हैं, आयोडीन की कमी से आपको पता ही है, सबको पता है कि घेंघा रोग हो जाता है, बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है, बौनापन हो जाता है, मानसिक विकास बालकों का रुक जाता है, ये सब आप जानते हैं। तो आयोडीन, जो आयोडाइज्ड साल्ट है, उसको खाने से हमारे आयोडीन की मात्रा जो हमारी बॉडी में जितनी चाहिए थी उतनी हमें मिल जाती है। जो आयरन है वह हमारे हरे साग सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, गुड़ में मिल जाता है खूब अच्छी मात्रा में, अंजीर में मिलता है खूब अच्छी मात्रा में, पालक में मिल जाता है, बथुआ में मिल जाता है, हर खूब अच्छी मात्रा में मिलता है। तो उनको हमें लेना चाहिए हमेशा। केला में मिलता है। जो आयरन है, कई सारे फूड्स रिच सोर्स होते हैं आयरन के। यकृत है, लीवर, उनमें भी आयरन की प्रचुरता रहती है। तो इन फूड्स को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम फूड्स उतना नहीं ले पाते हैं, नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण होने वाले रोग, एनीमिया जिसको कहते हैं, रक्त अल्पता, खून की कमी से रक्त अल्पता नामक बीमारी
हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया, आयरन की कमी से रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। और इसके बाद मिनरल्स मैंने आपको बता दिया, फाइबर, रेशा। हमारे आहार में रेशा का होना भी अनिवार्य है। अगर आहार में रेशा नहीं होगा तो कब्ज वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज वाली बीमारी हो जाएगी रेशा, इसके अभाव में, रेशे के अभाव में। तो रेशा कहाँ मिलेगा हमें? साबुत फलों में, साबुत सब्जियों में, साबुत अनाजों में, क्योंकि अनाज के छिलके में पाया जाता है। ये गेहूं है, गेहूं के अगर साबुत गेहूं आप लेते हैं या दलिया के रूप में खाते हैं, वो मोर बेनिफिशियल है देन आपका मैदा या छना हुआ आटा। छने हुए आटे में वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि चोकर के रूप में फाइबर बाहर निकल जाता है और उसके साथ साथ कई इंपॉर्टेंट विटामिन्स, थायमिन और राइबोफ्लाविन भी बाहर निकल जाते हैं। तो उससे हमें जो फाइबर है वो हमारी बॉडी में ठीक उसी तरह से काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन में ठीक उसी तरह से काम करता है, जैसे हम पोछा लेकर के रगड़ रगड़ के अपने फर्श को साफ करते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, जैसे कई सारे बच्चे फास्ट फूड खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, चाउमीन खा लिया, या आपके फिनिया खा ली जो मैदे के बने हुए होते हैं, तो आंतों के कुछ पार्ट में जाकर के चिपक जाते हैं। अगर ये चिपक गए और बाहर नहीं निकल पाए तो धीरे धीरे वो अण के कण सड़ने लगते हैं और सड़ करके अल्सर का निर्माण करते हैं, अल्सर बनाने लगते हैं। और अल्सर एक प्रकार का घाव है, वो धीरे 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 करके अल्सर स्टोमैक के इंटेस्टाइन पार्ट में हो जाता है। कई बार स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, कभी स्टोमैक में हो जाएगा। तो ये जो फाइबर हम खाते हैं, फाइबर क्या करता है, पहले तो आंतों की अच्छी तरह से रगड़ की सफाई कर देता है, जिससे आंत बिल्कुल अपना फंक्शन ठीक प्रकार से करने लगते हैं। दूसरा जो फाइबर है वह भूख को कम करता है, आपके पेट को भर देगा, आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप मोटापा से बच जाएंगे। बहुत खाना नहीं खाएंगे, जब फाइबर युक्त भोजन ग्रहण करेंगे तो आप दूसरी चीज़ नहीं खाएंगे, आपका पेट भरा भरा सा एहसास होगा। आप खुद देखो, आप अंकुरित मूंग का चाट खाओ, आप चना खाओ, तो आप देखोगे आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि फाइबर से आपका पेट भर गया है। सलाद खाओ, तो अगर आप मोटापा से बचना चाहते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, सलाद की ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए, जिसमें कि बिना छिले हुए खीरा है, गाजर है, मूली है, अभी जो सर्दियों में इतनी सारी सब्जियां आ रही है उनको आप ऐसे लीजिए। और फ्रूट है उसको छील के मत खाइए, जैसे एप्पल है, कई लोग क्या करते हैं एप्पल के ऊपरी स्किन को निकाल देते हैं और फिर खाते हैं, जबकि आपको पता है कि उसके स्किन और जो उसके गूदा है उनके बीच में कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, जिसको हमने अनजाने में या दिखावे, झूठ मूठ के दिखावे के चक्कर में आकर उसको हम फेंक देते हैं। तो आपको मैंने फाइबर के बारे में बताया। इसके बाद आता है वाटर, जल। जल इंपॉर्टेंट है हमारी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए। जैसे कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। पानी बिना कोई काम ही नहीं होता। आप प्रातः काल जैसे घर के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यद्यपि जल में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व उपस्थित नहीं होता है, किसी प्रकार का नहीं पोषक तत्व उसमें, ना उसमें प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, ना विटामिन है, ना मिनरल, बट पानी अमृत है, इसे मान लो आप। अगर पानी नहीं रहेगा हमारी बॉडी में तो पहला काम तो हो जाएगा और खून का थक्का गाढ़ा हो जाएगा, खून हमारा गाढ़ा हो जाएगा, खून पतला नहीं होगा। जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो उसके परिवहन में, उसके परिसंचरण में तकलीफ़ें आएंगी, फिर वो जा कर के हार्ट में ब्लॉकेज वाली प्रक्रिया करेगा, धीरे धीरे हार्ट अटैक वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम पानी कम पिएंगे, पानी हमारी बॉडी में नहीं है, तो पेशाब नहीं बनेगा, किडनी पर लोड पड़ेगा, किडनी जल्दी खराब होगा, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, जो आपका एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम है, उनके जो ऑर्गन्स हैं, यूरेथ्रा है या यूरेटर है या किडनी है, उसमें संक्रमण हो जाएगा पानी के अभाव में।
क्योंकि दूषित पदार्थ को छानने के लिए पानी चाहिए। अब पानी कहाँ रहेगा? जब आप पिएंगे तो वो अवशोषित होगा ब्लड के माध्यम से और फिर वो छनने का काम करेगा। लेकिन ब्लड में पानी ऑलरेडी नहीं है तो अपना फंक्शन करेगा, दूसरा का फंक्शन कर नहीं पाएगा, तो इन्फेक्शन होने की चांसेज बढ़ जाएगा। फिर पानी विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के नियमन के लिए नितांत आवश्यक है। जैसे एंजाइम्स बनता है, पानी चाहिए, लार बनता है, पानी चाहिए, आंसू बहे, पानी चाहिए, पेशाब लगा है, पेशाब निकालना है, पानी चाहिए, स्वेद है, पसीना है तो पानी चाहिए। तो पानी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, सभी प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के को ठीक प्रकार से करने के लिए पानी जरूरी है। तो आज मैंने आपको आहार की संरचना के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस ऑफ फूड बताएंगे। आज मैं यहीं विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चे हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।